डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन के चैप्टर में एक टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस वीडियो में और इसके आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर जनरली दो केसेस बनते हैं। तो मैंने इसके लिए दो वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग केस वन लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। डायरेक्टली थ्योरी बताने की जगह मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रॉब्लम की फॉर्म में बच्चों के सामने पुटअप करना चाहिए। तो मैं आपको ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपके सामने पुटअप करता हूँ। आप उसको अपने लेवल पे पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। दो पार्टिकल्स हैं, वन और टू। वो इस तरीके की क्रॉस रोड पर, परपेंडिकुलर रोड्स पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़े हुए हैं, पार्टिकल वन और पार्टिकल टू, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पॉइंट ओ जो इन रोड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से डी वन डिस्टेंस पे पार्टिकल वन है, डी टू डिस्टेंस पे पार्टिकल टू है। ठीक है, और वन पार्टिकल वी वन वेलोसिटी से चलता है, पार्टिकल टू वी टू वेलोसिटी से चलता है। ये सब डेटा हमको दिया हुआ है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, कोई ग्रेविटी का रोल नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, गिवन है हमको वी वन डी वन वी टू डी टू। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट ए द कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ दिस पार्टिकल्स। वी वन डी वन वी टू डी टू इन सब के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएं, दोनों पार्टिकल्स। ये है पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। और पार्ट बी है कि अगर पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, या फिर उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। यह है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। इफ द पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। यह है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड के फ्रेम में भी कर सकते हो, स्पेशली पार्ट वन को। पार्ट ए जो है इस क्वेश्चन का, जो वहां पे आपको कंडीशन ऑफ कोलिजन निकालनी है, इसको आप ग्राउंड के फ्रेम में भी कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम में इनफैक्ट ये इजी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन से सीखना चाहते हैं। जैसे अगर आप इसको ग्राउंड के फ्रेम में करो तो आप कैसे करोगे। आप ये बोलोगे कि पार्टिकल वन को ओ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो होगा डी वन बाई वी वन। पार्टिकल टू को ओ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा डी टू बाई वी टू। इन दोनों टाइम को बराबर कर दो तो ये ओ पे कोलाइड कर जाएंगे। किसी और पॉइंट पे तो कोलाइड कर नहीं सकते, करेंगे तो कोलाइड अगर करेंगे तो ओ पे ही कर सकते हैं। तो ओ पे अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो पार्ट ए हो गया सॉल्व। डी डी वन बाई वी वन इज इक्वल टू डी टू बाई वी टू, यही आंसर है। तो ये तो हमने किया ग्राउंड के फ्रेम में काइनेमेटिक्स के लॉज लगा करके, और कोई भी रिलेटिव मोशन को यूज किए बिना। तो ये तो चलो एक सिंपल केस था, तो इसमें ये काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन जो है ये इजी पड़ गया। लेकिन आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह के केस को रिलेटिव मोशन से कैसे किया जाता है, क्योंकि इसका जो पार्ट बी है वो रिलेटिव मोशन से आसान पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हम वन के फ्रेम में चलते हैं। तो पार्टिकल वन जो है उसके पास में राइट डायरेक्शन में वी वन वेलोसिटी थी, तो अपन अगर वन के फ्रेम में जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हमको टू में ऐड करना पड़ेगा। टू के पास में वी टू तो अपनी खुद की थी ही, और हमने वन को जब रोक दिया तो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हमने लेफ्ट में ऐड कर दिया, तो ये वी वन और वी टू इस तरीके से आ गए। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो अगर मान लीजिए वन की तरफ आ जाए तो पार्टिकल वन और टू कोलाइड कर जाएंगे, है कि नहीं। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, देखो। अगर पार्टिकल वन को हमने रोक दिया है तो पार्टिकल वन तो अब चलेगा नहीं, वो अपनी जगह पे खड़ा खड़ा अब इंतजार करेगा। तो अब पार्टिकल टू केवल उसको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब पार्टिकल वन और टू का कोलिजन कब होगा, जब टू की वेलोसिटी डायरेक्टली वन की तरफ डायरेक्टेड हो। अगर मान लीजिए टू की वेलोसिटी डायरेक्टली वन की तरफ आ गई तो टू दौड़ता हुआ आएगा और वन से टकरा जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टू की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली वन के रेस्पेक्ट में, और हमने ये इंश्योर कर दिया कि वो डायरेक्टली वन की तरफ आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने लगाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी वन वी टू को लिया, और उनका जो रिजल्टेंट है उसको हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन डायरेक्टली वन की तरफ आना चाहिए। यानी कि वी टू और वी वन का जो रिजल्टेंट है वो अगर मान लो अल्फा एंगल पे आ रहा है तो हमारे पास में ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो ये ज्योमेट्री से हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा की यहाँ पे दो डेफिनेशन आएगी। एक तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, उसका जो ये जो इसका जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से वो अल्फा पे है, तो हम बोल सकते हैं वो होगा वी टू अपॉन वी वन, वाई डायरेक्शन अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये वेक्टर से हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इसकी एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन भी है। ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या है, tan अल्फा विल बी इक्वल टू डी टू बाई डी वन। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। अगर ये वेक्टर डेफिनेशन और ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बराबर हो जाती हैं, जैसा बराबर है भी क्योंकि इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे, तो आपने इनको बराबर किया तो देखिए वही रिजल्ट आ गया जो कि हमने ग्राउंड के फ्रेम में करके निकाला था बिना रिलेटिव मोशन यूज किए, है कि नहीं। तो ये इजीली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये रिलेटिव मोशन से हमने सॉल्व किया है। कई बच्चे बोलते हैं कि जब वो इजीली ग्राउंड के फ्रेम में हो रहा था तो ये सब करने की जरूरत क्या है। ये मेथड आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसका जो पार्ट बी हम अभी देखने वाले हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होगा अगर आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं पता है। तो पार्ट बी और जो केस टू है वो तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
अगर आप पार्ट बी इस क्वेश्चन का और केस टू के जो डिफरेंट केसेस हैं उनको अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं वो। इसलिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अब पार्ट बी में हमको क्या कहा गया है कि अगर पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये बता दो। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये डायग्राम पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये डायग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अब अगर पार्टिकल जो वन है उसके फ्रेम में हम लोग चले गए तो पार्टिकल टू केवल चलता हुआ नजर आएगा। अगर पार्टिकल टू की वेलोसिटी डायरेक्ट वन की तरफ होगी तो वो कोलाइड कर जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे केस वो ले रहे हैं कि जब पार्टिकल टू की वेलोसिटी वन की तरफ नहीं है, यानी कि कुछ लेट से इस तरीके से वेलोसिटी जा सकती है ना। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपने वन के ऊपर ही क्यों लिया, वन के नीचे क्यों नहीं ले लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अगर नीचे भी बना दोगे, जैसे अगर मान लो आप इसको ऐसे नीचे ऐसा भी बना देते तो भी आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप करके देख लेना। हम लोग तो एक केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और केस आप अपने लेवल पे डिस्कस, अपने लेवल पे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल टू की वेलोसिटी वन के रेस्पेक्ट में कहीं और से जा रही है, वन से नहीं जा रही, क्योंकि कोलिजन नहीं हो रहा। तो हमको जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है वो कौन सा होगा। वन से आप क्या करो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये हो जाएगा डी मिनिमम। ये बात तो हमको पता ही है कि एक लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट से आप लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो हमको ये डी मिनिमम निकालना है, ये हमारा गोल है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे निकाला जाएगा, देखो इसके लिए अब हमको थोड़ी सी और ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से अपन पहले इस लाइन को ऐसे भी ज्वाइन कर देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल एंगल जो है, लेट्स से ये अल्फा है, क्योंकि इसको पिछले पेज पे भी हमने अल्फा बोला था तो इसको अल्फा ही रहने देते हैं। और ये वाला जो एंगल है ये है बीटा। तो ये जो छोटा एंगल यहाँ पे जो बचेगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो ये अल्फा और बीटा की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई। और इसके अंदर हम लोग ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं आर। आर क्या है, वन से टू के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू तो सिंपली ये हो जाएगी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर रूट। और ये वाला जो एंगल है जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो आ रहा है, ये बीटा माइनस अल्फा है, ये आप ज्योमेट्री से देख सकते हो, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डी मिनिमम की वैल्यू होगी, ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, अब देखो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर डी मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन बीटा माइनस अल्फा हो जाएगी। आर की वैल्यू है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमको डायरेक्टली दिख रहा है। टेन अल्फा जो है वो है d2/d1। ये कैसे आया टेन अल्फा d2/d1, देखो अगर वो एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनने वाला है। तो टेन अल्फा की ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या बनेगी, d2/d1, है कि नहीं। और जो टेन बीटा है, टेन बीटा क्या चीज है, या फिर बीटा क्या चीज है, बीटा वो एंगल है जो कि v1 और v2 का रिजल्टेंट है, या फिर वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन का जो डायरेक्शन है वो बीटा है। तो वो सिंपली v2/v1 हो जाएगा, जैसा आप वेक्टर से देख सकते हो। तो हमारे पास में इन इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। उन सबको अगर आप पुटअप कर दोगे इस पहली इक्वेशन में तो आपको डी मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अप्रोच है। इस केस वन के अंदर ये एक थ्योरी वीडियो था और इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करना चाहते थे कि हम लोग डी मिनिमम को कैसे निकालेंगे। कई बच्चे बोलते हैं कि अरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इस ये जो हमने केस जिस तरह से डिस्कस किया है इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिया हुआ है हमको। यहाँ पे हमने सब कुछ वेरिएबल्स में काम किया है, लाइक d1 d2 आर बीटा अल्फा एक्सेट्रा, है ना। अगर आपको डेटा दिया गया है तो जनरली क्वेश्चनर इस तरह का डेटा आपसे, जिस तरह का डेटा देगा आपको क्वेश्चन में, कि आपको इस लेवल की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ईज आउट हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन की चिंता नहीं करें, आपको कंसेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट इसका ये है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये केस वन क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लोग केस टू लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।